नमस्कार, आप सुन रहे हैं गूंज 90.8 एफएम, आपकी अपनी आवाज। मैं हूं आपके साथ, आपकी अपनी आरजे कल्पना। शो है एक मुलाकात में हर बार लेकर आते हैं हम खास मेहमान। और आज के हमारे खास मेहमान हैं राहुल प्रताप सिंह भदौरिया, प्रदेश मंत्री, भारतीय जनता युवा मोर्चा मध्य प्रदेश। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका गूंज में। धन्यवाद आपका, आपने मुझे जहाँ बुलाया, अच्छा लगा आपसे मिलकर, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम बहुत सारी बातें सर से जानेंगे युवा मोर्चा के बारे में, और बहुत सारी बात करेंगे यूथ को लेकर। सर, ये टॉक शो में शुरू करूं उससे पहले मैं जानना चाहूंगी, लाइफ में हम लोग कहीं ना कहीं से आगे बढ़ते हैं, कहीं ना कहीं से अपने सफर की शुरुआत करते हैं। ऐसे में राजनीतिक सफर आपका कैसे शुरू हुआ? देखिए, राजनीति की रुचि, मैं ऐसा मानता हूँ कि राजनीति करने के लिए जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में होती हैं जिससे कि हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें भी कुछ समाज के लिए करना चाहिए। तो मैं आपको एक छोटी सी घटना मैं आपको बताता हूँ कि मैं सन 2000 के आसपास की बात है, तो मेरी आयु 5, 6, 7 वर्ष की रही होगी उस समय। तो मैं अपने गांव जाता था, तो मेरा गांव भिंड जिले में अटीर तहसील पड़ती है। तो वहां से क्या है, जब मैं हर छुट्टियों में, गर्मियों की छुट्टियों में जब गांव जाते थे, तो वहां से 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था घर के लिए, कोई रोड नहीं बनी थी। तो फिर हम एक बार गांव जाते हैं छुट्टी में माता पिता के साथ, तो देखा मैंने कि वहां रोड बनी है, काफी सुंदर रोड बनी है। तो देख करके बड़ी प्रसन्नता हुई यार कि रोड बन गई, अब हमें पैदल नहीं चलना पड़ेगा, अच्छे समय वाहन के साथ हम जा सकते हैं वहां पर। तो फिर मैंने उसमें देखा एक बोर्ड लगा था, तो बोर्ड पर लिखा था अ, अटल बिहारी वाजपेयी ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से वो रोड बनी थी। तो कुछ छोटी छोटी जो स्मृतियां होती हैं, तो ध्यान में आते आता उस समय लगता था अटल बिहारी वाजपेयी कौन है, उनको जानने का थोड़ा मन हुआ। फिर उनके बारे में थोड़ा हमने किताबों में पढ़ा, थोड़ा हम देखते टीवी में, समाचार में सुनते थे अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें जीवन में होती हैं जिससे कि हमको प्रेरणा मिलती है कि हमें भी कुछ समाज के लिए करना चाहिए। क्योंकि जब हमें अच्छा लगा, तो हो सकता है हमारे माध्यम से बहुत सारे लोगों को कुछ सुख सुविधाएं मिल पाए, कुछ अवसर ऐसे मिल पाए जो अच्छा लगे। और यकीनन राजनीति आपको समाज सेवा के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म देती है। और जैसे कि सर ने कहा, रोल मॉडल अगर आप बचपन में ही अगर आपको कोई मिल जाए या कहीं से आपको प्रेरणा मिल जाए, तो यकीनन आपकी शुरुआत वहीं से हो जाती है। इसी के साथ अगर मैं बात करूं सर, आप प्रदेश मंत्री बने हैं, क्या आपके दायित्व है इस पद में? देखिए, भारतीय जनता युवा मोर्चा एक राजनीतिक संगठन है युवाओं के लिए, जिसमें जुड़ करके युवाओं को हम कैसे पार्टी के विचार से जोड़ सकते हैं, पार्टी की, सरकार की जो हमारी योजनाएं हैं, कैसे हम जन जन तक उसको लेकर जा सकते हैं, इसके लिए युवा मोर्चा काम करता है। और भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा युवा विंग है जो हर जगह काम आता है। बस पार्टी के कोई बड़े बड़े आयोजन हो या पार्टी का कोई किसी प्रकार कोई आयोजन हो, उसमें युवा मोर्चा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है। यहाँ लेके अपन ये मान लें, हमारा एक नारा भी है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा हवा डंडा है जिसमें लगा भारतीय जनता पार्टी का झंडा। इतनी मजबूती के साथ युवा मोर्चा काम करता है राजनीति में। जैसे कि हम किसी भी पार्टी में जब शुरुआत करते हैं तो बतौर कार्यकर्ता करते हैं, तो कार्यकर्ता से प्रदेश मंत्री तक का सफर कितना चुनौतीपूर्ण रहा? देखिए, मैं उसको एक यात्रा की तरह लेता हूँ। 2012-13 की बात रही होगी, तो मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के स्वयंसेवक के नाते मैं उसी के अनुसांगिक संगठन विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल से जुड़ा। उसमें जुड़ करके प्रखंड संयोजक का दायित्व मेरे पास रहा, उसके बाद विद्यार्थी प्रमुख जिले का दायित्व मेरे पास रहा, उसके बाद युवा मोर्चे का जिले का मंत्री में बना, फिर महामंत्री बना, मंत्री बना। इतने सफर में कभी ऐसा लगा नहीं, कभी इतनी अपेक्षाएं नहीं थी कि कभी हम भी यहाँ तक पहुंचेंगे, ऐसा कभी लगा नहीं था। लेकिन जब हम लगातार काम करते हैं किसी भी क्षेत्र में, तो निश्चित तौर पर पार्टी मौका देती है। कुछ उनको दिखा हुआ, तुमने इतने सामान्य से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। जी, बात करूं, आप खुद युवा हैं और युवाओं की हम बात कर रहे हैं, युवा मोर्चा के आप प्रदेश मंत्री हैं। ऐसे में युवाओं को, आपको क्या लगता है कि युवाओं की सबसे बड़ी समस्या जो है वो क्या है? रोजगार है, शिक्षा है, या फिर कुछ और? देखिए, समस्या तो मैं मानता हूँ कि रोजगार भी हो सकती है, शिक्षा भी हो सकती है, लेकिन जो युवा कुछ करना चाहते हैं उनके लिए कोई समस्या नहीं है। जैसे माननीय मोदी जी ने अभी आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत कई योजना ऐसी निकाली जिसमें युवाओं को लाभ मिल रहा है। मैं आपको अगर योजनाएं गिनाऊंगा तो काफी टाइम लगेगा, लेकिन आपको मैं मूल योजना बता देता हूँ। अभी सीखो कमाओ योजना की हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने चलाई। उस योजना के माध्यम से आप किसी भी क्षेत्र में, जैसे आप ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में या मोबाइल रिपेयरिंग आप सीखते हैं, सीखने के साथ साथ आपको 8 से 10 हजार रुपए सरकार आपको दे रही है। दिक्कत कहाँ आती है, जब हम कुछ करना नहीं चाहते, सिर्फ आलोचना करना चाहते हैं। ऐसे काफी सारे युवा हैं जो सिर्फ करना चाहते हैं, उनके लिए काफी रोजगार है। स्वरोजगार योजना मध्य प्रदेश में है अभी, उसमें 8 से 10 लाख रुपए तक का लोन सरकार दे रही है, उसके बाद भी आपको सब्सिडी मिलेगी।
इसलिए मैं कह रहा हूँ, और कुछ ऐसी योजनाएं भी हैं जो लाख 50,000 रुपए भी सरकार दे रही है आपको छोटे छोटे काम करने के लिए, जो 12वीं पास है, जो कुछ अपना छोटा सा कोई व्यवसाय करना चाहते हैं किसी प्रकार का, तो सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है काम जी, करने वाले लोगों के लिए। आज जिसको आलोचना करना है वो कर सकता है। जी। और शिक्षा के क्षेत्र में भी मैं मानता हूँ कि काफी सारी सरकार काम कर रही है। अभी हमारे सीएम राइज स्कूल जैसे आपने अगर सुना होगा, तो पूरे मध्य प्रदेश में इतने अच्छे स्कूल खुल रहे हैं कि अच्छे से अच्छा जो प्राइवेट स्कूल होता है उनमें जो सुविधाएं हैं उनसे भी अच्छी सुविधाएं हमारे सीएम राइज स्कूल में मिल रही हैं। जी, योजनाओं की आपने बात की कि अभी सरकार की ये जो योजनाएँ हैं, वो लोगों को लाभ पहुँचा रही हैं। जानना चाहूँगी आपके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो सरकार की कौन-सी योजना थी, जो युवाओं के लिए ज़्यादा प्रभावी है? देखिए, मैं आपको मानना, अभी आप अगर रोजगार कार्यालय में आप संपर्क करेंगे तो मैं मानता हूँ ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने जिस सीखो कमाओ योजना के माध्यम से, उसमें 100 से 200 से ज्यादा ऐसी स्किल्स हैं जिसमें आप सीख भी सकते हो और उनका आप लाभ भी ले सकते हो। स्वरोजगार के माध्यम से भी काफी लोग ऐसे जिन्होंने 1 लाख रुपए 50,000 रुपए लोन लिया, अपनी छोटी सी शुरुआत की, कोई अपनी छोटी छोटी सी चाय की दुकान खोली, उससे वो पैसे आज पैसे कमा रहे हैं। तो काफी लोग ऐसे हैं जो फायदा मिला। मैं मानता हूँ सबसे अच्छी योजनाएं यही है। आपने खुद मतलब युवा आप खुद हैं और आपने एक लंबे समय स पार्टी को दिया है। बहुत सारे ऐसे यूथ हैं जो पार्टी में आते हैं लेकिन कई बार पेशेंस नहीं होता तो वो पार्टी छोड़ भी देते हैं। तो ऐसे युवाओं को आप क्या कहेंगे? क्या किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ना उन्हें आगे ले जाता है या फिर उन्हें एक समय के बाद एक ही पद पर रखा जाता है? देखिए, मैंने आपको बताया ना कि एक राजनीति एक लंबा सफर है। तो पहले तो हमको ये ध्यान में आना चाहिए कि एक लंबा सफर जब हम कोई करते हैं, तो उसमें धैर्य की बहुत बड़ी मान्यता है। जी। आपके पास पेशेंस होगा, धैर्य होगा, तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों आपको पार्टी अवसर देगी। यदि आपके अंदर काम करने की इच्छा है और आप पार्टी के प्रति आपका समर्पण है, पार्टी का अगर आप विचार आप समझते हो, तो पार्टी आपको ज़रूर अवसर देगी। जब मेरे जैसे एक सामान्य सा कार्यकर्ता, मेरा कोई पृष्ठभूमि कोई राजनीतिक नहीं है, मेरे मेरे घर से, परिवार से कोई मतलब राजनीतिक उसमें है नहीं, लेकिन मुझे पार्टी ने अवसर दिया। अवसर मैं मानता हूँ कि उसका एक कारण ये रहा हो कि मैं लगातार मैं काम करता रहा और मैं उसको यात्रा की तरह लेता हूँ। आज भी जैसे मेरे पास प्रदेश मंत्री का दायित्व है, तभी मैं पार्टी काम कर रहा हूँ। हो सकता है कल किसी और के पास होगा या नहीं, मेरे पास कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी, लेकिन पार्टी के प्रति समर्पण और धैर्य ये जीवन में बेहद आवश्यक है। जैसे कि आपने बताया कि आप पहले संघ से भी जुड़े रहे, हाँ, संघ के कार्यकर्ता संघ के साथ जुड़े रहे। हाँ। क्या आपको लगता है कि संघ कैसे किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में परिवर्तन लाता है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है, मैं उसको एक मंदिर की तरह देखता हूँ और उस उनके जो प्रचारक हैं, वो मैं किसी मूर्ति जो होती है ना ईश्वर की, तो मैं उनसे कम नहीं समझता उनके प्रचारकों को। तो मेरे लिए बहुत बड़ी भूमिका है उनकी। मेरे जीवन में अगर मैं अपने राष्ट्र निर्माण में अगर कुछ कर पाया जीवन में, पूरे जीवन एक लंबी यात्रा जैसे कि मैंने आपको बताया, तो उसमें बहुत बड़ी भूमिका राष्ट्र स्वयंसेवक की भी होगी और मैं उस मंदिर के अगर एक कण के समान भी मैं अगर अपने आप को मान पाया, तो मेरे लिए बहुत सौभाग्यशाली रहेगा। तो जी। मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे युवा होते हैं जो राजनीति से जुड़ते हैं, लेकिन जब आप अपने अगर मैं कहूँ हैंडसम फेज़ में जब आप एक ऐसे स्टेज में होते हैं, जहाँ से आप कई सारी फ़ील्ड्स जो हैं वो चुन सकते हैं, हुँ, अर्न कर सकते हैं, आर्थिक स्तर को और बेहतर बना सकते हैं। ऐसे में जब वो राजनीति से जुड़ते हैं, तो क्या उन्हें अपने आर्थिक जो चीज़ें चल रही हैं, आर्थिक निर्भरता के लिए हुँ। कुछ और काम करते रहना चाहिए या सिर्फ़ राजनीति में कमाई के ज़रिए भी ढूँढने चाहिए? देखिए, जो लोग राजनीति को सिर्फ़ कमाई का ज़रिया मानते हैं, तो वो उन लोगों के लिए राजनीति है ही नहीं। वो खासकर भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कभी भी जे इस प्रकार का कोई काम करने के मन में कभी लाते नहीं। जैसे मैं खुद भी हूँ, तो मैं मेरा खुद का व्यापार भी है। साथ में राजनीति भी करता हूँ। समाज के लिए काम करने का प्रयास करता हूँ। तो राजनीति को अगर अपन सोचेंगे कि इसमें पैसा मिलेगा, तो ये सोच कर के युवा नहीं आए। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, अभी मोदी जी ने, अमित शाह जी ने बोला अभी कि 1 लाख युवाओं को हम भारतीय जनता पार्टी में लेकर आने वाले हैं अच्छी जगह पे। मतलब हो सकता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में उनको टिकट दें। वैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं। तो क्योंकि एक जो मोदी जी 2047 का जो भारत देख रहे हैं, जो उनकी कल्पना है, उनको अगर साकार करने के लिए तो उनमें हर प्रकार के लोग चाहिए। जी। हर प्रकार का युवा चाहिए, पढ़े लिखे युवा भी चाहिए, एक अनुभवी युवा भी चाहिए, डॉक्टर्स भी हों, इंजीनियर्स भी हों, अच्छी लड़कियां भी हों, जो उनकी अच्छी स्किल्स आप भी हो सकती हैं, आप आरजे हैं। तो इस प्रकार के भारतीय जनता पार्टी में सभी लोगों का स्वागत है, लेकिन कमाई का अगर जरिए सोचकर कोई आना चाहता है तो वो बिल्कुल ना आए। इस प्रकार का कुछ भी नहीं। नारी सशक्तिकरण को आपकी पार्टी बहुत बढ़ावा दे बहुत, रही बहुत, है। बहुत। तो ऐसे में नारी सशक्तिकरण को किस तरह से आप देखते हैं और क्या आपकी पार्टी महिलाओं के लिए कर रही है? देखिए, महिलाओं के लिए हमारी प्राथमिकता ही महिलाएँ। नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो अभी आया लोकसभा में, अभी बिल पारित होना था, आपको जैसे सभी को जानकारी में है। कितना बड़ा विपक्ष ने जो घिनौना कृत्य किया कि उसको बिल को पास नहीं होने दिया। 33% अभी महिला जब आरक्षण आता, तो उसमें आप जैसी महिला आप आरजे हैं, कोई सामान्य सी महिला, कोई जॉब करने वाली, कोई डॉक्टर्स, इन लोगों को स्थान मिलता लोकसभा में।
तो उनको ना पहुंचाने के लिए कैसा काम किया है ना। तो और नारी सशक्तिकरण की यदि हम बात कर रहे हैं, तो अभी अपना जो लाडली लक्ष्मी बहना योजना जो चल रही है, वो भी डॉक्टर मोहन यादव जी ने कितनी सी योजना चलाई। आप कल्पना करो, हो सकता है 1500 रुपए से हमारा कोई ज्यादा बड़ी राशि नहीं, हमारे लिए कुछ ना हो, लेकिन आप अगर सोचें तो हमारे इस पूरे मध्य प्रदेश में किसी एक गांव में कोई महिला बेचारी जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उसके लिए महीने के 1500 रुपए कितने मायने रखते हैं। उस 1500 रुपए से वो घर की सब्जी ले सकती है, अपने लिए महीने में साड़ी ले सकती है। तो इतना काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, तो हर जगह है, इतना चल ही रहा है काम। लेकिन जैसे कि अभी हमने बात की नारी वंदन अधिनियम पे, उसी जी। पे आपसे एक और बात करना चाहूंगी। विपक्ष कई बार कहता आया है और कह रहा है कि नारी शक्ति वंदन सिर्फ किसी भी पार्टी को एक अधिकार देने का काम करता है। इससे आप कितने सहमत हैं इस स्टेटमेंट से? देखिए, विपक्ष को देखिए, आप अगर 33% अगर आरक्षण लागू होता तो विपक्ष को क्या आपत्ति थी। आप ये समझिए ना, महिला जो हमारी अगर घर तक ही सीमित है, और क्या है मैं आपको बताऊं, कांग्रेस जो पार्टी है ना, वो सिर्फ महिलाओं को राजनीतिक वोट बैंकिंग समझती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं समझती। आज यदि मैं आपको बताऊं, मध्य प्रदेश में कम से कम 10 से ज्यादा जिले ऐसे हैं जिसमें कलेक्टर और एसपी महिलाएं हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो सदैव यही काम किया कि महिला कैसे आगे बढ़े ना। उज्ज्वला गैस के माध्यम से जो गांव में, जो अपन आज शहर में रह रहे हैं, अपन को लगता है कि ये छोटी चीज है, लेकिन अगर यदि अपन कल्पना करें किसी गांव में कोई महिला बेचारी चूल्हा, बड़ी गर्मी में खाना बना रही है चूल्हे पे अपने, तो वो उसको अगर गैस मिलती है तो कितना उसको खुशी हुई होगी। तो ये कार्य इससे पहले किसी के दिमाग में क्यों नहीं आया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तभी सबके दिमाग में आया ना कि यार कुछ उज्ज्वला योजना भी होना चाहिए, कोई लाडली बहना भी योजना होना चाहिए, कुछ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ इस प्रकार की योजनाएं होना चाहिए। अभी इससे पहले कांग्रेस सरकार में कहाँ आई है ऐसी योजना, आप बताइए। लेकिन जैसे समय के साथ बदला है, परिवर्तन आया है, लोगों का कहना है बेटा बचाओ भी कुछ सरकार को लड़कों के लिए कुछ करना चाहिए। इस पे आपका क्या स्टैंड है, क्या सोचते हैं आप? देखिए, ये तो फिर सरकार की बातें हैं और फिर सब लोगों की अपनी अपनी राय होती है, लेकिन हाँ। सरकार की जो प्राथमिकता है, देखो महिलाओं को थोड़ा आगे आने का अवसर पार्टी दे रही है, तो उसमें हम लोग भी, मैं भी युवा हूं ना, मैं भी चाहता हूँ कि यार हमारी बहनें आगे आए, हमारी माता बहनें सब आगे आए, सब मिलकर के काम करें, किसी में कोई ऐसा भेदभाव ना बचे जी। कि ये महिला है ये पुरुष, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। जी, एक और मैं आपसे अंतिम प्रश्न जानना चाहूंगी। समय बदल रहा है, सोशल मीडिया का दौर है। जी। ऐसे में सोशल मीडिया किसी भी राजनीतिक दल, किसी भी पॉलिटिकल व्यक्ति को के जीवन में या फिर किसी की प्रोफाइल में, पॉलिटिकल पार्टी में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? देखिए, सोशल मीडिया से इतना प्रभाव है कि 2014 के चुनाव जब हमने देखे, माननीय मोदी जी जब आए, तो मानता हूँ कि उसमें सबसे बड़ी जो अहम भूमिका थी वो सोशल मीडिया की थी। आज कोई भी बात जब हमको कुछ कहनी होती है, समाज में कुछ अपनी बात रखनी होती है, उसके लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म भी सोशल मीडिया है, लेकिन कुछ लोग उसका गलत फायदा उठाते हैं। तो हर चीज के दोनों पॉइंट होते हैं, नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है, तो मैं तो उसको सामान्य तरीके से लेता हूँ सोशल मीडिया का, लेकिन उपयोग जरूरी है, लेकिन अच्छे वे में। जी, कई लोग उसका गलत फायदा भी उठा रहे हैं, लेकिन अच्छे वे में करना चाहिए। हम लोग तो देखो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सकारात्मक रूप से राजनीति करना जानते हैं, हम तो सिर्फ सकारात्मक ही चीजें देखना जानते हैं, सुनना जानते हैं, बस इससे ज्यादा हम लोग कुछ कभी करते ही नहीं। जी, इसी के साथ मैं आपसे एक और बात जानना चाहूंगी। कई सारे युवा आपसे जुड़े हुए हैं, ऐसा यूथ युवा मोर्चा के आप प्रदेश मंत्री हैं, तो इसके नाते आप क्या कहना चाहेंगे उन सभी युवाओं को जो आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं? देखिए, मैं तो युवाओं को बस यही कहना चाहता हूँ कि आप सभी को, युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। एक हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हुआ करते थे, वो एक बात कहते थे, बोलते थे राजनीति में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक वह लोग जो राजनीति को गंदा कहते हैं और दूर से उसको गाली देते हैं, अरे राजनीति बहुत गंदी चीज है, बेकार चीज है। एक वो लोग होते हैं जो राजनीति में आते हैं तो उस गंदगी को और गंदा करने का काम करते हैं। और तीसरे होते हैं वो लोग जो आते हैं उसको साफ करते हैं गंदगी को। तो आप तीसरे लोग बन सकते हैं ना। देखो, राजनीति दूर से देख करके राजनीति को गंदा कहना बहुत आसान है, लेकिन आप उसमें आइए, आप आइए, आप युवा हैं, आप आइए राजनीति में, उसको अच्छे से कीजिए, अच्छा मैसेज दिए। तो आज कम से कम जो लोग समझते हैं राजनीति बहुत अलग प्रकार की चीज है, उसको थोड़ा अपन पॉजिटिव भी तो बना सकते हैं ना। हम ही लोग करेंगे ना, देश हमारा है, समाज हमारा है, हमें अगर राष्ट्र निर्माण करना है तो उसमें हमारी भूमिका, युवाओं की भूमिका सबसे ज्यादा है। मैं मानता हूँ सबसे ज्यादा आज वो अपनी आबादी है वो भी युवाओं की है। क्या क्या विजन आप रखते हैं आगे आने वाले समय के लिए ग्वालियर में? देखिए, ग्वालियर में यही विजन रहेगा कि मेरा जो खासतौर पर बताऊं तो मुझे तो युवा मोर्चा की जिम्मेदारी जो मिली है, पार्टी के विचार को नीचे तक ले जाने के लिए मैं काम करूंगा। और रोजगार की सबसे ज्यादा जो समझ में आता है मुझे, लोगों को कैसे लाभ मिल सके। देखो, सरकार योजना चलाती है और उसको सही तरीके से चल भी रही है योजना, मैं उसमें कोई प्रश्न चिन्ह नहीं कर रहा, लेकिन हमारी भी अहम भूमिका है। जब सरकार ने और पार्टी ने हमको जिम्मेदारी दी है तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को सरकार का लाभ मिल सके।
और जी। युवाओं के साथ-साथ भी हमारी बहनों को लाभ मिल सके और भी जो लोग हैं, आयुष्मान कार्ड के माध्यम से कितना लाभ प्रधानमंत्री जी ने लोगों को दिया। ऐसी काफ़ी सारी योजनाएँ हैं, अगर हम योजनाओं पे अगर आएँगे तो इतनी योजनाएँ कि एक भी घर ऐसा अछूता नहीं रहने वाला जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाएँ, जो चाहे वो प्रधानमंत्री जी की हों, चाहे वो मुख्यमंत्री जी की हों, सारी योजनाओं का लाभ कोई कहीं न कहीं कोई न कोई ले ही रहा है। जी। और जैसे कि सर ने कहा अगर आप समाज में राजनीति में बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको खुद को आना पड़ेगा क्योंकि समाज बनता है हमसे और आपसे और जब आप बदलाव चाहते हैं तो यकीनन आगे आना ही पड़ेगा। थैंक यू सो मच सर आज हमने आपसे धन्यवाद। बहुत सारी बातें की, बहुत सारी बातें जानी। जाते-जाते ग्वालियर को क्या कहना चाहेंगे? ग्वालियर को धन्यवाद। इतना प्रेम देने के लिए आपका भी आभार। धन्यवाद। सो ग्वालियराइट्स ये था एक मुलाकात में आज का सफ़र जहाँ पे हमारे मेहमान थे सर जिनसे हमने ढेर सारी बातें की, युवाओं को लेकर चर्चा की, साथ ही चर्चा की कि कैसे आगे आने वाले समय में वो कार्य करेंगे। तो एक मुलाकात में राहुल प्रताप सिंह भदौरिया जी थे आज के मेहमान। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात, सेम टाइम सेम जगह। तब तक कहीं मत जाइए, सुनते रहिए कल्पना के साथ गूंज 90.8 एफएम आपकी अपनी आवाज़।